Hello students, good morning to everyone. Our today's topic is Max Planck radiation law. जी हाँ, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर पाया वो है हमारा मैक्स प्लांक रेडिएशन लॉ, जो कि मैक्स प्लांक ने दिया था। और इसमें ये जो लोअर लेवल पे है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन किया है कि लोअर लेवल पर बीन्स एक्सप्लेन कर रहा था, हायर पे फेल हो जा रहा था, और रेले जीन्स जो है वो हायर वेवलेंथ पे सही से एक्सप्लेन कर रहा था, लोअर वेवलेंथ पे फेल हो जा रहा था। लेकिन हमारे पास एक कोई फार्मूला नहीं था, एक फार्मूला जो है वो प्लांक का रेडिएशन लॉ है। इसने पूरे के पूरे ग्राफ को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसने एक्सप्लेन करने से पहले 4 एजम्पशन लिए, तो पहले उन एजम्पशंस को समझ लेते हैं। इसने पहला एजम्पशन ये लिया कि जो भी हमारी जो ब्लैक बॉडी है, ओके, उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल माना, मतलब उसमें बहुत सारे जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये उसने माना ए लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स आर देयर एंड ईच ऑसिलेटिंग विद देयर करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, मतलब हर पार्टिकल की अपनी एक करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है। तो ये उसने पहला एजम्पशन माना। दूसरा एजम्पशन उसने कहा कि ये जो ऑसिलेटर हैं वो लार्ज नंबर है, मतलब बहुत ही लार्ज नंबर के ऑसिलेटर भी उसने लार्ज नंबर के, एक तो पार्टिकल उसने लार्ज नंबर का माना, दूसरा उसने माना है कि ये जो ऑसिलेटर है जो वाइब्रेट कर रहा है वो भी लार्ज नंबर के हैं। मतलब ब्लैक बॉडी में कई सारे ऑसिलेटर्स हैं जो हर ऑसिलेटर अपनी अलग एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये माना कि तीसरे पॉइंट में कोई भी जो, अब वो पॉइंट आया जो न्यूटन ने कहा था कणिका सिद्धांत, है ना, कार्पस्क्यूलर थ्योरी। तो इसने यहाँ पर कहा कि जो लाइट है या फिर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स हैं या फिर पैकेट्स हैं। दीज आर द स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। अब इसने पहली बार टर्म यूज़ किया बंडल या पार्टिकल, और कहा किसके बंडल हैं, ये एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। और उसको एनर्जी भी डिफाइन की। इन्होंने कहा एक की एनर्जी जो है वो h न्यू है, where h is a Planck constant and nu is the frequency of that radiation, okay? तो ये इसने पहली बार एज्यूम किया और ये कहा कि ये एनर्जी के बंडल हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो अब कॉन्टीन्यूअस और डिस्क्रीट को समझ लेते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करें कि ये हमारे पास एक स्लोप है ना, रैंप, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में रैंप रहता है स्ट्रेचर ले जाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो इस जगह जो एनर्जी होगी वो mgh होगी, ये h हाइट है। यहाँ पर देखा जाए तो mgh ये यहाँ की हाइट होगी। तो इस तरीके से ये जो हाइट है वो कॉन्टीन्यूअस चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो रही है स्लो, है ना। तो इसे हम कॉन्टीन्यूअस चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं। लेकिन अब क्वांटा का क्या मतलब है, इन्होंने कहा ये जो एनर्जी है वो इस तरीके से चेंज हो रही है, लाइक स्टेयर्स, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना उस तरीके से, कि यहाँ पर जो भी एनर्जी है mgh, मान लीजिए ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो mgh ही रहेगी, और यहाँ से यहाँ सीधे mgh2, है ना। एकदम से एनर्जी यहाँ पर रैंडमली चेंज होगी, वो एनर्जी होगी ये बीच की एनर्जी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो इसने ही ऐसे ही इसने कहा कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, मतलब क्वांटा है, या तो इतनी एनर्जी होगी या इतनी एनर्जी होगी, बीच की एनर्जी नहीं होगी। तो इन्होंने पहली बार ये माना कि जो एनर्जी है हमारी कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है। और चौथा पॉइंट इन्होंने माना कि कोई भी एनर्जी जो ऑसिलेटर एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h न्यू का, मतलब या तो h न्यू होगा वो एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा, या 2h न्यू होगा जो एब्जॉर्ब होगा एमिट होगा, या 3h न्यू होगा। मतलब 1.2h न्यू ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हमारी बीच की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हम चार्ज में लेते हैं क्वांटाइजेशन में, 1.2 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन होने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो एनर्जी है इन्होंने क्वांटाइज कर दिया, जो कि h न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उन्होंने इसे इस तरीके से दिखाया कि En इक्वल्स टू बेसिकली NH न्यू।
तो ये इन्होंने 4 एजम्पशन लिए, उसके बाद इन्होंने अपने जो डेरिवेशन है उसे आगे बढ़ाया, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, उसे En माना ऑसिलेटर्स की, और n नंबर ऑसिलेटर्स मान के चले, है ना। कैपिटल N नंबर ऑसिलेटर्स आर देयर इन ए ब्लैक बॉडी, और टोटल एनर्जी उन्होंने कहा En। तो अगर हमें एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एवरेज एनर्जी हम E बार से रिप्रेजेंट करते हैं, विच विल बी इक्वल टू En डिवाइडेड बाई n। टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी मिल जाएगी। अब हमारे सामने अगला टास्क ये है कि एवरेज एनर्जी को पता करना। एवरेज एनर्जी En और n से पता कर सकते हैं। तो n को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने ये डिफाइन किया कि मान लीजिए हमारे पास पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ इन्होंने कहा 0 होगी, या hν होगी, 2hν, 3hν। इस तरीके से हमारे इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, hν का, जो कि हमारी पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ होंगी किसी भी ऑसिलेटर की। तो इसके नंबर को मान लिया उन्होंने n0, मान लीजिए n0 में 0 एनर्जी है, n1 में hν, मतलब hν के कितने पार्टिकल हैं, n1, 2hν के कितने पार्टिकल हैं, n2, 3hν के कितने पार्टिकल हैं, n3। तो इस तरीके से इन्होंने सारे पार्टिकल्स डिफाइन किए। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर ऑसिलेटर पता करने हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर मिल जाएगा n, जो कि ये है n इक्वल्स टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हमें n0 n1 n2 की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू इन्होंने ली है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर नेगेटिव hν अपॉन kT। कोई भी nth स्टेज में है, ये 0 स्टेज मतलब ग्राउंड स्टेज है, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल है, hν फोटोन की एनर्जी है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t टेम्परेचर है, h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और इसे n नंबर ऑफ hν। तो हमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में पता करना है। मान लीजिए n1 में कितना है, n2 में कितना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे n1 फाइंड आउट करना है, n0, सबसे पहले तो n0, तो n0 क्या मिलेगा, n0 की तो एनर्जी 0 ही है, 0 नंबर 0 ही रहेगा। तो n1 से शुरू करते हैं, n1 इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस hν अपॉन kT। n2 की वैल्यू होगी n0 इंटू e टू द पावर नेगेटिव 2hν अपॉन kT। n3 की वैल्यू n1 n2 n3, ये हो जाएगा n0 e टू द पावर नेगेटिव 3hν अपॉन kT। इस तरीके से हम सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और उसे इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैं इसे रब करके ठीक से लिख देता हूँ। चलिए, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। n0 हम कॉमन ले सकते हैं, तो n0 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 1, n0 ये आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस hν अपॉन kT प्लस e टू द पावर माइनस 2hν अपॉन kT प्लस e टू द पावर माइनस 3hν अपॉन kT प्लस डेट। इसमें हम e टू द पावर hν अपॉन kT को x मान ले रहे हैं। लेट e टू द पावर नेगेटिव hν अपॉन kT इक्वल्स टू x। तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n0 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4,
और ये इसकी सीरीज़ बन जाएगी। और ये सीरीज़ को हमने ये मैथमेटिक्स में पहले से ही पढ़ रखा है कि इस सीरीज़ को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक अलग डेरिवेशन है। हालांकि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के यूज़ करेंगे, उसके अलग से डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो समेशन होता है वो होता है n0 1 माइनस x, ये इस सीरीज़ का वैल्यू होती है। तो हमारे पास एक वैल्यू ये n की जो है वो ये मिल गई, इसे हम याद रखेंगे। अब हमारे पास अगला टारगेट क्या है, हमें n की वैल्यू मिल गई, अगला टारगेट है en की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो चलिए अब en की वैल्यू, इसको अलग नोट कर लीजिए। अब en की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग ऑसिलेटर, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की एनर्जी कितनी कितनी है। तो इन्होंने सबसे पहले कंसिडर किया कि n0 में ऑसिलेटर्स जो है n0, उनकी एनर्जी कितनी होगी, E0 जो कि 0 होगी। n1 ऑसिलेटर्स में E1 एनर्जी मान ली जो कि होगी h न्यू। n2 जिसमें कि 2h न्यू होगी, उसकी एनर्जी E2। तो इस तरीके से इन्होंने सारे ऑसिलेटर्स की एनर्जी को एज्यूम कर लिया, E1 E2 E3। अब टोटल एनर्जी अगर हमें पता करनी है, En, बेसिकली टोटल एनर्जी En, तो हम क्या करेंगे, n0 E0 प्लस n1 E1 प्लस n2 E2 प्लस n3 E3, इस तरीके से हम सारी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, उनके पास 2 टॉफ़ी है तो 20 हो गई। फिर 10 स्टूडेंट है, उनके पास 3 टॉफ़ी है, 30 हो गई। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, फिर 10 स्टूडेंट है, उनके पास 4 टॉफ़ी है तो ये 40 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ी कितनी हो जाएंगी, इतनी। तो आपने मल्टीप्लिकेशन का सम कर दिया यहाँ पर, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अलग अलग एनर्जी स्टेज में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यू रख दी। अब हम n0 और E0 की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इसकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। चलिए एक एक करके यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो n1 n0 ये E0, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस n1 e टू द पावर नेगेटिव h न्यू अपॉन KT E1 h न्यू आ जाएगा, प्लस n2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर n0 भी तो आएगा, n1 का होगा n0 और यहाँ n2 का n0 e टू द पावर नेगेटिव 2h न्यू अपॉन KT, और E1 की वैल्यू, E1 की तो हमने यहाँ रख दी, ये 2 है तो ये 2h न्यू आएगा। प्लस ऐसे ही हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, n0 e टू द पावर नेगेटिव 3h न्यू डिवाइडेड बाई KT, और ये E3 की वैल्यू आएगी 3h न्यू। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज, ओके ये सीरीज़ है तो आप डॉट करके इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे मैं साफ तरीके से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। n0 प्लस n0, अब सही है। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, h न्यू हमारा कॉमन आ रहा है, h न्यू को कॉमन ले लेंगे, और e टू दी पावर h न्यू अपॉन KT भी कॉमन आ रहा है, ये सभी में है। तो n0 h न्यू e टू दी पावर नेगेटिव h न्यू अपॉन KT को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पर 2 बचेगा e टू दी पावर नेगेटिव h न्यू अपॉन KT प्लस 3 e टू दी पावर नेगेटिव, एक h न्यू कॉमन आ गया, 2h न्यू अपॉन KT प्लस ये है ना। e टू दी पावर नेगेटिव h न्यू अपॉन KT को हमने क्या माना था, x, तो उसकी जगह हम x लिख सकते हैं। अब बार बार हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इसे हमने x माना है, इसे आप x ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इस तरीके से आपकी ये एक नई सीरीज़ तैयार हो गई। इस सीरीज़, ये भी हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं इसकी फाइनल वैल्यू लिख दे रहा हूँ, जो कि होगी n0 h न्यू x, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर।
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई ई एन, तो आपको ई एन मिल गया और एन मिल गया। अब हम एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी बेसिक इक्वेशन जो थी वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। चलिए मैं पुट करता हूँ, इससे पहले रफ कर देता हूँ। मैंने दोनों की वैल्यू रख दी। ई एन की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी और एन की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। देखिए इसमें से जो है एन नॉट एक तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स का यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ पर केवल 1 माइनस एक्स है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई, ये तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गया। ऊपर की टर्म बचेगी सिर्फ, वो होगी एच न्यू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसे और सिंपल कर लीजिए। यहाँ पर से हम x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा एच न्यू एक्स अपॉन एक्स 1 ओवर एक्स माइनस 1, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास टर्म बचेगी एच न्यू अपॉन 1 ओवर एक्स माइनस 1। एक्स की वैल्यू हम पहले हमने जो मानी थी, अब उसी को हम वापस यहीं पर ही रख देंगे। एच न्यू की वैल्यू हमने मानी थी एक्स की वैल्यू हमने मानी थी e टू द पावर नेगेटिव एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये माइनस में है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो मैं सिंपल फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, एच न्यू अपॉन e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी। अब ये माइनस में था तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगी, -1। ये -1 इसका -1 है, यहाँ का -1 नहीं है। ओके, तो ये हमारी जो है किसकी एवरेज एनर्जी बन गई। तो एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद आपको एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एनर्जी कि एक वेवलेंथ को कंसीडर करेंगे कि किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक को हमने मान लिया। एक मिनट मैं जो हूँ, मान लीजिए हमने लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा, एक स्मॉल वेवलेंथ की रेंज ले ली, डी लैम्डा है ना। तो लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा में कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी, तो वो हम डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास जो है वो है 8 पाई बाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी एमिटेड बाय द एमिटर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनर्जी रेडिएटेड बाय द एमिटर पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारी है। अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम है और ये एवरेज एनर्जी है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इस एवरेज एनर्जी से, तो हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। तो हमें अब हमारा टारगेट है टोटल एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करना। तो चलिए अब हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी डी लैम्डा वेवलेंथ की रेंज में कितनी होगी, जितनी की पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, और एवरेज एनर्जी एक पार्टिकल की कितनी है या एक क्वांटा की कितनी है। तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एवरेज की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, वो हम रख देंगे डी लैम्डा, इसकी वैल्यू आई थी एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। इसे एक साथ लिख लीजिए, तो 8 पाई एच न्यू अपॉन लैम्डा की पावर 4 1 बाई ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 डी लैम्डा। ओके, यहाँ पर देखिए जो रेंज है, यहाँ पर वेरिएबल हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी लैम्डा से, और यहाँ पर न्यू आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी इक्वेशन एक ही टर्म में हो, या तो सारी की सारी न्यू के टर्म में हो या पूरी की पूरी वेवलेंथ के टर्म में हो, लैम्डा के टर्म में। तो हमारे पास एक रिलेशन है C इक्वस टू न्यू लैम्डा, या फिर न्यू इक्वस टू हम कह सकते हैं C अपॉन लैम्डा। तो हर जगह हम C अपॉन लैम्डा रख देंगे, तो हमारी पूरी टर्म जो है वो लैम्डा में आ जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर C अपॉन लैम्डा, तो 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पर 1 ओवर ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा, के टी पहले से ही है -1 डी लैम्डा। ये जो है
ई लैम्डा डी लैम्डा, ये एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है जो कि मैक्स प्लांक ने बताया था। और ये हमारा वो फॉर्मूला है जिसने पूरे के पूरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब हमारा जो मिडिल रीजन रह जा रहा था, ये वाला रीजन, उसे भी इसने सही से एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला रीजन जिसे कोई टच नहीं कर पा रहा था, मैक्स प्लांक ने इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।